से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर 14,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोढेरा को देश का पहला सौर ग्राम घोषित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के प्रतीक चिन्ह तीर धनुष पर रोक लगाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नए चुनाव चिन्ह का चयन करने को कहा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस मिलाद उल नबी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। पंकज आडवाणी ने कल कुआलालंपुर में विश्व बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज रांची में। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य में 14,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इसमें मेहसाणा में 3,900 करोड़ रुपए, भड़ूच में 8,000 करोड़ रुपए, अहमदाबाद में 1,300 करोड़ रुपए और जामनगर में 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी मोढेरा को देश का पहला सौर ग्राम घोषित करेंगे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोढेश्वरी माताजी मंदिर और विश्व प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर की मुलाकात लेंगे, जहां वह सौर ऊर्जा आधारित 3D प्रोजेक्शन और हेरिटेज लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगर में सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई सौनी योजना के लिंक 3 और लिंक 7 के 2 पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे नर्मदा नदी का पानी सौराष्ट्र क्षेत्र के जामनगर, राजकोट, देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर तक पहुंच जाएगा। लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी 170 किलोमीटर से अधिक की ये 2 पाइपलाइन से इस क्षेत्र के लगभग 1 लाख लोगों को लाभ होगा। श्री मोदी जामनगर के हरिपर गांव में 40 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों गुटों पर शिवसेना का नाम और पार्टी के प्रतीक चिन्ह तीर धनुष का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट। शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर और धनुष पर अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए रोक लगाई गई है। आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी किया और दोनों ही धड़ों पर इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक पाबंदी लगा दी है, ताकि वे अपने अधिकारों और हितों की रक्षा कर सके। आयोग ने ये भी कहा कि दोनों ही गुट अब नए नाम से जाने जाएंगे, लेकिन ये नाम शिवसेना शब्द से जुड़ा भी हो सकता है। आयोग ने कहा कि दोनों गुटों को उपचुनाव के लिए अपना नया प्रतीक चिन्ह चुनना होगा। समाचार कक्ष से मनोज। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दरगांव में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में अधीक्षकों के साथ साथ राज्य के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी भाग लेंगे। इस दौरान असम पुलिस मोटरसाइकिल शो और शारीरिक व्यायाम भी प्रदर्शित करेंगे। इससे पहले श्री अमित शाह सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जिसमें ये आयोजन हो रहा है। सम्मेलन में राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति और लोक हितकारी उपायों के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। गृह मंत्री आज सवेरे गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आतंकवाद, विशेष तौर पर सीमा पार आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची जर्मनी और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान जम्मू कश्मीर के संबंध में उनकी टिप्पणियों के बारे में संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र निहित स्वार्थों के कारण आतंकवाद के ऐसे खतरों की अनदेखी करते हैं तो वे शांति को नजरअंदाज करते हैं, साथ ही वे आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति गंभीर अन्याय भी करते हैं। केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि हाल में श्रीलंका की नौसेना द्वारा गिरफ्तार भारतीय मछुआरों की जल्द रिहाई के उपाय किए जाएंगे। कुडलूर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के समाधान के लिए विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों के ऊपरी इलाकों और केदारनाथ में भी हिमपात हुआ है। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब और उत्तरकाशी में गंगोत्री में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। तेज बारिश से अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून सहित निचले और मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहे और रुक रुक कर कल बारिश होती रही। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 11 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन में तेज वर्षा की चेतावनी दी है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। तमिलनाडु और रायलसीमा में अगले 4 दिन और तटवर्ती आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिन वर्षा तेज होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में भी वर्षा होगी। बिहार और पश्चिम बंगाल सहित कई पूर्वी राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश होने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 1440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। जागृति का कहना है कि प्रत्येक विक्रेता ये विवरण देगा कि वस्तु किस देश में निर्मित है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे। वे 14,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोढेरा को देश का पहला सौर ग्राम घोषित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के प्रतीक चिन्ह तीर धनुष पर रोक लगाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नए चुनाव चिन्ह का चयन करने को कहा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस मिलाद उन नबी श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। पंकज अडवाणी ने कल कुआलालंपुर में विश्व बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 1 दिवसीय मैच आज रांची में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस मिलादुन नबी आज श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन होगा।
मिलाद जुलूस भी निकाले जाएंगे। दिल्ली में मुख्य जुलूस पारंपरिक मार्गों से होते हुए जामा मस्जिद तक पहुंचेगा। इसे देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उधर कश्मीर घाटी में ईद मिलादुन नबी धार्मिक आस्था के साथ मनाई जा रही है। पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय के लिए मिलादुन नबी का विशेष महत्व है। ब्यौरा हमारे श्रीनगर संवाददाता से। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन की सालगिरह के उपलक्ष्य पर ईद मिलादुन नबी पूरे कश्मीर घाटी में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ी तकरीब के साथ विभिन्न मस्जिदों में रात भर नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशेष प्रार्थना कर रहे हैं और हजरत बल दरगाह में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र अवशेष की एक झलक देख रहे हैं। इस तरह की नमाज श्रीनगर के जनाब साहब सोरा, आसार शरीफ कैलाशपुरा और घाटी की अन्य मस्जिदों में भी आयोजित की जा रही है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और संभागीय प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे कश्मीर घाटी में हजरत बल में और पूरे कश्मीर घाटी में हजरत बल दरगाह के साथ साथ अन्य धार्मिक स्थलों पर व्यापक बंदोबस्त किए हैं। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ईद मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर ने हमें करुणा, प्रेम और धर्मी जीवन का मार्ग दिखाया है और आशा व्यक्त की है कि उनकी शिक्षाएं हम सब में से प्रत्येक को सद्भाव, एकता में रहने और सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशी लाने के लिए मार्गदर्शन देती रहे। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक के उद्घाटन समारोह से लोगों को जोड़ने के लिए 7 दिन के उत्सव का आयोजन किया गया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह के लिए एक नया लोगो और महाकाल गीत भी तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई मंत्रियों ने महाकाल लोक के लोगो को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की डीपी बना लिया है। वहीं पद्मश्री गायक कैलाश खेर द्वारा तैयार किए गए महाकाल गीत का टीजर कल जारी किया गया। इस गाने को भी प्रधानमंत्री लोकार्पण वाले दिन रिलीज करेंगे। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर का लगभग 20 हेक्टेयर में विस्तार किया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद महाकाल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लगभग 4 गुना बड़ा हो जाएगा। महाकाल लोक में भगवान शिव, देवी सती और अन्य धार्मिक कथाओं से संबंधित मूर्तियां और भित्ति चित्र बनाए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और अब खेल समाचार के साथ हैं हिमांशु कांडपाल। कुआलालंपुर में पंकज आडवाणी ने कल विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने फाइनल में सौरभ कोठारी को 4-0 से हराकर 25वीं बार विश्व पटल पर स्वर्ण पदक जीता। पिछले वर्ष पंकज आडवाणी ने कतर में 6 रेड स्नूकर विश्व कप जीता था। 25वां खिताब हासिल करने के साथ ही आडवाणी भारत में सभी खेलों में विश्व चैंपियनशिप में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज रांची में होगा। मैच दिन में 1:30 शुरू होगा। लखनऊ में पहले मैच में भारत को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। उधर गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में ओलंपियन श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा जीतकर अपना 6ठा स्वर्ण पदक हासिल किया। फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में श्रीहरि का ये दूसरा स्वर्ण पदक है। उन्होंने बैक स्ट्रोक स्पर्धाओं में भी 2 स्वर्ण और रिले स्पर्धाओं में भी 2 स्वर्ण पदक जीते। सेना के एसपी लिखित ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में कर्नाटक का मुकाबला हरियाणा से और उत्तर प्रदेश का मुकाबला महाराष्ट्र से होगा। पदक तालिका में 45 स्वर्ण सहित 104 पदक जीतकर सेना का दबदबा बना हुआ है। 30 स्वर्ण पदकों के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। उसने अब तक 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। कर्नाटक चौथे और तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। बहरीन में एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जूनियर विश्व चैंपियन भारत की हर्षदा गरुड़ ने महिलाओं के 45 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। 18 वर्षीय हर्षदा ने स्नैच में 68 किलो और क्लीन एंड जर्क में 84 किलो सहित कुल 152 किलो वजन उठाया। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। संत कवि वाल्मीकि ने आदि ग्रंथ रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि जयंती पर आज देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम नोबेल पुरस्कार 2022 विजेता और उनके योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार अनुज सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि नोबेल विजेताओं के चयन की क्या प्रक्रिया होती है और क्या मापदंड तय किए जाते हैं। स्वीडिश साइंस अकेडमी है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जो वैज्ञानिक एरियाज के हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, फिजियोलॉजी के जो नॉमिनेशंस आएंगे उनका वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसको फिर ध्यान से देखा जाएगा। इनकी जो कमेटी है वो शॉर्ट जूरी बनाएगी और उसके अनुसार फिर एक एक करके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में अनाउंस किया जाएगा। तो इसमें जो कमेटी है वो ध्यान रखती है साइंस अकेडमी है, जो स्वीडिश अकेडमी है, जो नॉर्वेजियन अकेडमी, ये ऐसे लोगों का चयन किया जाए जिन्होंने वाकई में मेजर कंट्रीब्यूशन करा हो फील्ड के साइंस में और जिसका उपयोग भी हो सकता है। तो ये दोनों मापदंड रखे जाते हैं। हाल ही में फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2022 के साझा तौर पर 3 विजेता रहे। फ्रेंच फिजिसिस्ट एलन एस्पेक्ट, अमेरिकी फिजिसिस्ट जॉन एफ क्लाजर और ऑस्ट्रिया के फिजिसिस्ट आंतो जेलिंगर को यह सम्मान क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में अपने काम के लिए मिला है। माना जा रहा है कि उनके शोध से एक विशेष तरह की कंप्यूटिंग तकनीक में और डेटा इंक्रिप्शन में बेहद मदद मिलेगी। क्या आप हमारे श्रोताओं को इस विषय में कुछ बता सकते हैं? आज ये स्थिति में है हम लोग कि जेम्स ब्लिक से इनको अवार्ड मिल रहा है। एक 1960 में एक जॉन बेल थे, उन्होंने निकाला था कि एक मैथमेटिकल इनइक्वालिटी होगी जिसकी वजह से इस प्रकार का बिहेवियर नहीं होगा। अब इन्होंने उस जॉन बेल के जो थ्योरी की हाइपोथेसिस था उसको इन्होंने एक तरह से आगे ले गए हैं और उसको गलत भी बता दिया है, जिसकी वजह से हम लोग अब क्वांटम एंटेंगलमेंट कह रहे हैं इन पार्टिकल्स को। इम्पोर्टेंट बात तो ये है, पिछले कुछ वर्षों से क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है। उस दिशा में जो बढ़त है वो साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया है, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाजर, इनके काम से ये क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत बढ़त मिलने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल सर, बल्कि अगर हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की इस वर्ष की बात करें, जिनका कार्य क्षेत्र रहा था क्लिक और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में, सिन्हा जी अमेरिकी केमिस्ट कैरोलिन बेटोर्जी, कार्ल बेरीसाप्लेस और दानिश केमिस्ट मॉर्टम मेल्डॉल का विज्ञान क्षेत्र में ये योगदान कितना बड़ा है, इसको क्लिक केमिस्ट्री कहा जा रहा है। इसमें इन्होंने ये पाया कि एक बड़ा मजबूत रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एल्काइड और एल्काइन के साथ होने पर, और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट है, वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से नए तरह के एग्रीकल्चरल केमिकल्स, नए प्रकार की दवाइयाँ और नए प्रकार की डाई, तो ये सब पॉसिबिलिटीज जो हैं वो अब खुल के आ रही हैं। साथ में इन्होंने जो इनके इसमें कैटलिस्ट जो था शार्पनेस के काम में कॉपर था, कैरोलाइन ने यही काम करके देख लिया है बिना कॉपर के भी। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी बढ़त है। इस वर्ष के मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के विजेता रहे स्वीडिश मूल के जेनेसिस स्वांते पैबो। सर, इस खोज के प्रभावों के विषय में अगर आप हमें कुछ बता पाएं। इनका काम ही एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी में है और इन्होंने ढूंढ निकाले ऐसे स्पेसिमेंस जिनको इन्होंने सीक्वेंसिंग करी है, जो सैंपल इनको मिला था निएंडरथल मैन का। एस्टिमेट ये है कि 3 बिलियन बेस पेयर के साथ इन्होंने काम किया है। जो हम लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम है उसके बारे में हम लोग की पकड़ बढ़ेगी। सिन्हा सर, साहित्य में नोबेल की विजेता एनी रेनॉ की जीत ने साहित्य जगत में क्या उम्मीद जगाई है, अगर आप संक्षेप में हमें बता पाएं। पिछले कई वर्षों से वो वहाँ का नेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन है, उसमें ही कार्यरत हैं और अपना समय निकालकर जो उनकी लिटरेरी अर्ज है उसको वो एक्सप्रेस करती हैं। वो स्टोरी जो है वो एक तरह से साहस की सारी स्टोरीज हैं। हम लोग हताश हो जाते हैं, ये भी हताश तो अवश्य हुई, परंतु उसमें से इन्होंने ढूंढ के अपना साहस ढूंढ के और उसके साथ लड़ा। नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा हुई जिसमें बेलारूसी एक्टिविस्ट एल्स बिएलस्की, रूस के मेमोरियल समूह और यूक्रेनियन मानवाधिकार संस्थान सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। सिन्हा जी, अगर नोबेल समिति द्वारा इस शांति सम्मान को हम मौजूदा रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके क्या मायने निकल कर आते हैं? वो यही है कि दोनों देश के जो नेता लोग हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको अब डायलॉग से सुधारें और ना कि मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। अभी आप नोबेल पुरस्कार 2022 विजेता और उनके योगदान पर चर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार अनुज सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय।
भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी स्वतंत्रता के 75 वर्षों से देश के करोड़ों लोगों के लिए सूचना और शिक्षा का एक प्रमुख माध्यम रहा है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता के बाद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की विकास यात्रा की जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम भारत में कन्नड़ और मलयालम सिनेमा की यात्रा के बारे में बता रहे हैं। पहली मलयालम फिल्म विगत कुमारम वर्ष 1930 में बनी और वर्ष 1938 में बालन सिनेमागृह में रिलीज की गई। लेकिन मलयालम फिल्मों का निर्माण सक्रिय रूप से 20वीं सदी के दूसरे उत्तरार्ध में ही आरंभ हो सका। मलयालम सिनेमा कथानक पर आधारित रहा और इसकी प्रवृत्ति राजनीतिक रही। यही चलन समानांतर सिनेमा में भी रही। रामू कार्यत, पी भास्करन, ए विंसेंट, पी.एन. मेनन, अरविंदन के.एस., सेतु माथवन, अडूर गोपालकृष्णन, आई.वी. सासी, जोशी, पी.जी. विश्वभारन, के.पी. कुमारन, पद्मराजन, भारतम, फाजिल और प्रियदर्शन जैसे फिल्म निर्माताओं ने मलयालम फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। एन.टी. वासुदेवन नायर ने चकित कर देने वाली चित्रपट कथाएं लिखी। अभिनेत्रियों ने दर्शकों को अपने अभिनय से रोमांचित कर दिया। अभिनेता प्रेम नजीर ने रिकॉर्ड 520 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। दक्षिण मूर्ति, जी देवराजन, सलील चौधरी, उन्नीस 1934 में वाई.वी. राव ने पहली कन्नड़ फिल्म सती सुलोचना निर्देशित की। राजकुमार, विष्णुवर्धन और अम्बरीश को कन्नड़ सिनेमा का त्रिमूर्ति माना जाता है। अभिनेता शंकर नाग, अनंत नाग, प्रभाकर, रविचंद्रन, शिव राजकुमार, यश दर्शन, पुनीत राजकुमार, रक्षित शेट्टी और सुदीपा तथा अभिनेत्री बी.एस. सरोज देवी, जयंती और आरती कन्नड़ फिल्मों के जाने माने सितारे हैं। वी.आर. पंतुलू और पुट्टन्ना कानागल कन्नड़ फिल्मों के मुख्य धारा के निर्देशक हैं। कन्नड़ सिनेमा ने भारतीय सिनेमा में प्रमुख रूप से योगदान दिया है। गिरीश केसरवल्ली, गिरीश कर्नाड, जी.वी. अय्यर, टी.एस. नागभाराना और वी.वी. क्रांत कन्नड़ फिल्मों के जाने माने निर्देशक हैं। अभिनेता यश की KGF श्रृंखला का निर्देशन प्रशांत नील ने किया और इसने राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। कहा जाता है कि जनवरी से जुलाई 2022 तक कन्नड़ सिनेमा का घरेलू फिल्म बाजार में 8% हिस्सा रहा है। इससे ये भारतीय फिल्म बाजार का चौथा सबसे बड़ा हिस्सेदार बन गया है। कल फिल्म श्रृंखला के समापन में हम आपको बड़े फिल्म उद्योगों के अलावा शेष भारत में बनी फिल्मों के बारे में बताएंगे। आकाशवाणी समाचार डेस्क से अलका सिंह।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। तो आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। और रवि, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, वायुसेना दिवस पर भव्य हवाई शो को आज कई अखबारों ने सचित्र सुर्खियों में दिया है। जनसत्ता ने कहा है भारतीय वायुसेना में नई शस्त्र प्रणाली से अब मिसाइल बनेंगी और मारक। अमर उजाला ने लिखा है वायुसेना को मिलेगी नई हथियार प्रणाली शाखा। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं वायुसेना की नई वर्दी, नई ब्रांच, नई सोच। कल ही नई युद्धक वर्दी के अनावरण की खबर के साथ महामहिम राष्ट्रपति की उपस्थिति को भी अखबारों ने रेखांकित किया है। अखबारों ने हरक्यूलिस विमान के हवा में शानदार प्रदर्शन के चित्र भी दिए हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है सूर्य किरण की टीम के हैरान करने वाले करतब और राफेल के रफ्तार ने किया रोमांचित। शिवसेना के नाम और निशान पर निर्वाचन आयोग की रोक भी आज अखबारों की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है आयोग ने जब्त किया शिवसेना का निशान, कहा पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी दोनों पक्ष अपनी बात रखने में असफल। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के चेन्नई में सब्जी बाजार में महिला दुकानदार से समस्याओं की जानकारी लेते चित्र को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह की नीलामी 12 अक्टूबर तक बढ़ाए जाने की खबर भी कुछ अखबारों में है। नवभारत टाइम्स ने उत्तर भारत में बारिश की रफ्तार पर लिखा है दिल्ली और आसपास के लिए ये वरदान से कम नहीं, प्रदूषण धुला, बिल्कुल साफ हवा में सांसें ले रही है दिल्ली। कुछ अखबारों ने एक दशक के सबसे ठंडे अक्टूबर का जिक्र करते हुए लिखा है न्यूनतम तापमान 20 डिग्री पर गिरा। राष्ट्रीय सहारा के मुख्य पृष्ठ पर दिए आलेख में इसरो की कामयाबी की चर्चा विस्तार से की गई है। लिखा है चंद्रयान 2 ने पता लगाया चांद पर प्रचुर मात्रा में है सोडियम। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर में चल रही तैयारियों के संबंध में लिखा है पानी जुटाना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। पत्र ने लिखा है पीने को पानी नहीं, मैदान पर लाखों लीटर बहाएंगे। पत्र ने लिखा है पानी के महत्व का अंदाजा इससे लगता है कि खाड़ी देशों में पानी महंगा और पेट्रोल डीजल सस्ता है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है दिल्ली की सड़कों पर आज संभलकर जाम मुमकिन। पैगंबर साहब के जन्मदिन और वाल्मीकि जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा के आयोजन से यातायात धीमा हो सकता है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर कुछ अखबारों ने अपने रविवारीय परिशिष्ट में विशेष आलेख भी दिए हैं। कुछ अखबार लिखते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल लखनऊ में बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए 8,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। समाचार पत्रों के बाद अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे। 14,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोढेरा को देश का पहला सौर ग्राम घोषित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के प्रतीक चिन्ह तीर धनुष पर रोक लगाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नए चुनाव चिन्ह का चयन करने को कहा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस मिलाद उन नबी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। पंकज आडवाणी ने कल कुआलालंपुर में विश्व बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और क्रिकेट में
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।